हेलो एवरीवन, CS काजल खेटवानी दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। हम ये चैप्टर कवर करेंगे हमारी खुद की ही बुक से विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप रेफरेंस बुक। ये आपको नोशन प्रेस पर भी मिल जाएगी, इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसमें चैप्टर वाइज आपको सब हर चैप्टर के नोट्स तो मिलने ही वाले हैं विच इज़ इन समराइज्ड फॉर्म। साथ में आपको हर चैप्टर के लगभग 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे ही, 100 से कम नहीं होगा, 100 के ऊपर ही होने वाला है। क्वेश्चन सॉर्टेड हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और MCQ के फॉर्मेट में। MCQ के आपको सभी के आंसर्स मिलने वाले हैं। जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको 3 मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप रेफरेंस बुक बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज है ईशिप क्लास 12th के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से विच इज़ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला शब्द हमारे पास जो आता है विच इज़ एंटरप्राइज, दूसरा आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। हम ये ऑलरेडी जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्राइज क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है। ये हमने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा है और पहले क्लास 11th में अगर आपका ईशिप ऑप्शनल था तब भी आपने ये पढ़ा ही होगा। हम फिर भी एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स साथ में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। मतलब मैं अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी नीड को आइडेंटिफाई करके अगर उसका एक वायबल सोल्यूशन देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मैं हो जाऊंगी एंटरप्रेन्योर। मैंने जिसे बनाया है सोल्यूशन को, मैंने प्रोडक्ट के रूप में बनाया होगा या सर्विस के रूप में बनाया होगा, अगर मैं उसे कमर्शियली यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरे लिए हो जाएगी मेरी एंटरप्राइज। कमर्शियली यूज़ करने का मतलब है उसे मैं रन करती हूँ एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे मैं प्रॉफिट जनरेट करती हूँ और मैं रेगुलर नेचर पे करती हूँ। तीसरी चीज़ जो ये मैंने प्रोसेस की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की या नीड्स की आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस जो है उसे मैं बोलूँगी एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं वर्ड वाइज। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु लोकेट्स द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड ट्राइज टू मीट द सेम। अगर मैंने सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स को या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कौन हो जाता हूँ, एंटरप्रेन्योर हो जाता हूँ। दूसरी चीज, ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस एंटिटी इंटेंडिंग टू गेट प्रॉफिट्स एज रिटर्न इन द फ्यूचर। मैंने ये सब जो किया है, ये प्रोसेस इज एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने ये किया किस लिए है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर मैं अपने किसी आइडिया को, अपॉर्चुनिटी को सोल्यूशन देते हुए उसे कमर्शियली यूज़ करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। 3 शब्द है हमारे पास, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो लोकेट करता है अपने बिजनेस एरियाज में प्रॉब्लम्स को, नीड्स, वांट्स को, किसी भी चीज़ को। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की और उसको एक कन्वर्ट करने की कमर्शियल वे में। एंटरप्राइज उस चीज़ का आउटकम है, ये एक बिजनेस है बेसिकली। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स आते हैं वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जब भी मैं अपने बिजनेस को ढूंढती हूँ, आइडेंटिफाई करती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करती हूँ जिसे मैं इकोनॉमिकली यूज़ कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। मुझे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी मैं कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ। सबसे पहले मेरे जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए मेरे पास मार्केट क्या है। मार्केट क्या है मतलब कौन से लोग हैं जो इसको यूज़ करने वाले हैं, क्या एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की प्रॉब्लम में सॉल्व करी हुआ है, एक स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप के लिए अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, तो वो एक वायबल बिजनेस आइडिया नहीं होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है आपका मार्केट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। सेकेंडली आपको चेक करना है कि आपका सूटेबल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या होने वाला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट उतना हो कि मैं बैंक में या किसी मनी लैंडर को देती हूँ तो उससे तो ज़्यादा पैसा मेरे पास आ जाता है। क्यों ऐसा, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं बैंक में पैसा रख के उतना ही पैसा कमा रही हूँ जितना कि मैं इस बिज़नेस को खड़ा करके कमा रही हूँ, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं इतना दिमाग लगाई क्यों नहीं हूँ, मैं इतनी मेहनत करी क्यों नहीं हूँ, जब मुझे बैठे बिठाए उतना पैसा मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि मेरा जो ROI है वो कैसा हो, सूटेबल हो, अच्छा हो, बेटर देन बैंक्स हो। ठीक है, इसके बाद मुझे कुछ एलिमेंट्स देखने हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के। सबसे पहली चीज़ सेम है, अ शॉर्ट मार्केट स्कोप। जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, जो मैं एंटरप्राइज बना रही हूँ, उसका मार्केट स्कोप क्या है, उसमें इंटरेस्टेड कस्टमर क्या होने वाले, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है, सारी चीज़ें मुझे चेक करनी पड़ेगी। सेकेंडली मुझे देखना है एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिटर्न मतलब मेरा एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि बैंक से बेटर मुझे मिल जाए पैसा। तीसरा, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया। क्या मेरा आइडिया प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकेबल मतलब क्या वो वायबल है, ऐसा तो नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ। वो आइडिया में क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट। मेरे पास क्या कॉम्पिटेंस है, क्या मेरे पास बनिया बुद्धि है, क्या मेरे पास वो दिमाग है जिससे कि मैं
प्रॉफिट कमा सकती हूँ, क्या मेरे पास बैकग्राउंड है, ज़रूरी नहीं है कोई बैकग्राउंड वाला ही पर्सन ये कर सके, एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, तो क्या मेरे पास वो कॉम्पिटेंस है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। लास्टली मुझे देखना है कि जो प्रोडक्ट, जो सर्विस, जो एंटरप्राइज मैंने क्रिएट की उसमें फ्यूचर ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है। ऐसा तो नहीं है वो एक टेम्परेरी नेचर का सोल्यूशन है, मुझे देखना है उसमें फ्यूचर ग्रोथ के भी चांसेस हों। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेजेस ऑफ एंटरप्राइज बिल्डिंग, मतलब जो मेरी एंटरप्राइज बनेगी उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या काम करना है। सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, मतलब मुझे सोसाइटी की नीड्स, वांट्स या फिर प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। फिर मुझे उसमें अपनी क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़ को डालना पड़ेगा। फिर मुझे इनोवेशन एंड अपना प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, मतलब क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन गोज हैंड इन हैंड ऑब्वियसली। तो मुझे अपने प्रोडक्ट में वो चीज़ें लगानी पड़ेंगी। और लास्टली मेरे बिजनेस को मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको लॉन्च करना पड़ेगा। फिर हमारे पास एक टर्म है परसीविंग एंड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब एक आइडिया को कन्वर्ट करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या हो जाएगा, परसीविंग एंड सेंसिंग। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सप्लोरिंग परसीविंग सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, आप सोसाइटी की नीड्स, वांट्स या प्रॉब्लम्स को उठाएंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आपके पास एक एंटरप्राइज तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नीड्स एंड प्रॉब्लम्स का अगर आप क्रिएटिव सॉल्यूशन दे देते हैं तो आपके पास हो जाती है कि एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मतलब आप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने इसमें स्टार मार्क किया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले 3 फैक्टर्स हैं आपको ध्यान रखने। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के पास एबिलिटी होनी चाहिए टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज दैट कुड बी यूज कमर्शियली। ऐसे आइडियाज़ में जनरेट कर पाऊँ जिसका मैं कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर पाता हूँ। मुझ में कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी पुराने प्रोडक्ट में मैं या तो चेंज लेकर आ जाऊँ, या कुछ नया ढूंढूँ, या कोई सोल्यूशन ढूंढूँ, या मैं अपने आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे कोई चीज़ आइडेंटिफाई करूँ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूँ और उसका सोल्यूशन ढूंढूँ। तो ये एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड, एंटरप्रेन्योर के पास एबिलिटी होनी चाहिए टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे पास वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम पे रील देखी और काम हो गया, मेरे पास उसके लिए पूरा बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए। मुझे उसके ऊपर पूरा R&D करना पड़ेगा। मुझे हो सकता है कस्टमर का या ऑन ग्राउंड फीडबैक लेना पड़े, या फिर मुझे कुछ सेमिनार्स या वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़े। तो मेरे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं वैरायटी ऑफ सोर्सेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। लास्टली, एंटरप्रेन्योर का खुद का विजन एंड क्रिएटिविटी, मतलब एंटरप्रेन्योर खुद का कितना दिमाग लगा सकता है और वो अपनी विजन एंड क्रिएटिविटी, उसके माइंडसेट से उस अपॉर्चुनिटी को क्या लेवल तक लेकर जा सकता है और क्या वो बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योर का खुद का विजन, सबसे पहली चीज़ हमने देखी एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज, दूसरा एबिलिटी टू हार्नेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और तीसरा विजन क्रिएटिविटी। ओके, नेक्स्ट टर्म मेरे पास है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज बेसिकली मेरी एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मेरी सराउंडिंग, मेरी मतलब बिजनेस की। तो बिजनेस की जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस या सराउंडिंग्स होती हैं जिसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है, तो वो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आपको स्टार मार्क दिखाई दे रहा होगा, पेस्टल एनालिसिस करके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस इन्वायरमेंट करके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इनफैक्ट MCQ में भी क्वेश्चंस देखे गए हैं जिसमें ये एग्जाम्पल्स में से आपको कुछ उठा के दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से टाइप का फैक्टर है ये, कौन से टाइप का इम्पैक्ट है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके ऊपर देखे गए हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट फैक्टर जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर हमारे आ जाते हैं गवर्नमेंट में चेंजेस आ जाएंगे, पार्टीज़ में चेंजेस आ जाएंगे, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, जैसे हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट देखी है, स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट में, तो उसके वजह से जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं वो सब कहाँ कवर होने वाले हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। सेकेंड हमारे पास इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आते हैं, डिमांड सप्लाई के चेंजेस बोलो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोलो, या मनी सप्लाई के चेंजेस बोलो, वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास है सोसाइटी के चेंजेस विच इज सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस के अंदर आ जाते हैं हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के अंदर जो चेंजेस आते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इसमें कवर होते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाते हैं, एडवांसमेंट हो सकता है या चेंज हो सकता है टेक्नोलॉजी का, या गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है टेक्नोलॉजी में वो सब इसके अंदर आ सकता है। लीगल में आ जाते हैं हमारे लॉ रिलेटेड सारे चेंजेस, जैसे हमने देखा
कि कंपनी लॉ में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आती रहती है, तो अगर कोई लॉ में मॉडिफिकेशंस आई, अमेंडमेंट्स आई हैं, तो वो भी इसमें कवर होगी। या फिर हमने देखा कि सर्विस टैक्स, वेट जैसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए जीएसटी में, तो पूरे लॉज ही अमेंड हो गए, चेंज हो गए, तो वो सब किसके अंदर आता है? लीगल इन्वायरमेंट में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इसमें सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए या नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो गया, वो सब इसके अंदर कवर होता है। तो पेस्टल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब मेरे जो बिजनेस के आसपास थ्रेड्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो बिजनेस के इन्वायरमेंट में जो मैं स्कैनिंग करती हूँ, दैट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इसमें मैं अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, थ्रेड्स कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। बेसिकली इसके अंदर आता है हमारा पूरा स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, वो भी 1 बाय 1 देखते हैं। बट उससे पहले हमें देखना है कि नीड क्या है, मैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्यों करूँ, क्यों देखूँ अपने आसपास, मैं अपने काम से काम क्यों ना रखूँ। ऐसा नहीं है, इफ़ यू डोंट अडॉप्ट यू डोंट एंड्योर, मतलब अगर आप चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको ध्यान देना है कि कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से स्कैनिंग इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं सेम चीज़ के पीछे, बट जो पहले आता है वो पहले पाता है। पहले पाता है मतलब पहले उसको बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने देखा है कि फूड डिलीवरी ऐप्स आजकल बहुत सारे हो गए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज ऐसे हैं जिनके प्राइवेट ऐप्स भी हैं, बट क्या हम उन पर रिलाई करते हैं? क्या हम उनसे ऑर्डर करते हैं? हम किस पर रिलाई करते हैं? ओला इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड, बट हम ओला फूड से ऑर्डर नहीं करते, हम किससे करते हैं? जोमेटो या स्विगी से, क्योंकि उनके पास क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज़। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज़ का मतलब है कि मैं पहले आऊँगा तो मुझे पहले फ़ायदा तो मिलेगा, बट साथ में मैं अपनी स्ट्रेटेजीज भी प्लान आउट कर सकता हूँ, पॉलिसीज़ भी बना सकता हूँ। मतलब मैं पहले ही सीख जाऊँगा कि मेरी पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जोमेटो ने लॉन्च किया था उनका कि कैंसिल्ड ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने कैंसिल्ड ऑर्डर्स को 50% ऑफ में देना स्टार्ट कर दिया था। जब भी आप जोमेटो खोलते हैं थोड़ी देर बाद आपको अगर कुछ ऐसा नियर बाय एरियाज़ में किसी ने ऑर्डर कैंसिल किया होता है तो कुछ एक पॉप होता है पार्सल जैसा। तो ये क्या है? मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना ली, अपनी जो वीकनेस थी उसको मैंने स्ट्रेटजी में या स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब जो भी मेरे पास नियर बाय रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ विच वन इज़ यूजफुल फॉर मी और विच वन इज़ नॉट। बेटर एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस, मैं स्टार्टिंग से काम करूँगा, मैं स्लो चल सकता हूँ, मैं फास्ट चल सकता हूँ, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो मैं देख सकता हूँ और अपने परफॉर्मेंस के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। इमेज बिल्डिंग एंड गुडविल, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। या इनफैक्ट आपने अपने घर में भी देखा होगा, ऑनलाइन फूड ऑर्डर का जब भी नाम हो आपके दिमाग में क्या आता है? जोमेटो या स्विगी। स्विगी भी सेकंड है। और कभी भी आपको कोई कैब करनी है, कहीं आना जाना है, दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले सभी के दिमाग में ओला ही आता है कि ओला कर लेते हैं। भले हम बुकिंग उबर से करें या किसी और ऐप से करें, टुक टुक है, बहुत सारे ऐप्स है, बट दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ओला कर लेते हैं। ये क्यों है? उनकी एक गुडविल है, उनकी एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, ठीक है। जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है उसमें 2 टाइप के एनालिसिस हैं। क्वेश्चन अगेन आ सकता है, ये स्वॉट एनालिसिस का ही पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास है इंटरनल एनालिसिस, मतलब जो मेरी खुद की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैं अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता कर सकता हूँ। एक्सटर्नल एनालिसिस में मुझे अपने नियर बाय एरियाज से पता करना है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या और थ्रेट्स क्या है। तो ऐसे चार्ट डायरेक्टली आपके पास बनाने को मौका रहेगा अगर आपसे स्वॉट एनालिसिस पूछा जाता है तो। फिर हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब मेरे नियर अबाउट जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या क्या कवर होता है। इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। इंटरनल फैक्टर्स वो होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के, एंटरप्राइज के खुद के फैक्टर्स हैं, मतलब मेरी पॉलिसी में चेंजेस, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरे मेंबर्स, मेरे एसोसिएशंस, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, मिशन, विजन, बजट, पॉलिसी, जो मेरा खुद का है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएंगे जो आउटसाइड के सारे प्रेशर्स हैं। ये भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में आते हैं छोटे लेवल के जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है बट है। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ये सब कौन है? ये मेरे माइक्रो लेवल के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। उसी तरीके से मैक्रो लेवल में हमारे आ जाएगा पूरा पेस्टल वाला एरिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, और ये सारे हमने जस्ट अभी पढ़ा भी था, इसलिए मैं डिटेल में इसको वापस से नहीं बताने वाली हूँ।
नेक्स्ट मेरे पास है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की है सोसाइटी में, उसको मैं डिटेल में चेक कर लूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ऐसे सिर्फ सुन के नहीं समझना है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम के ऊपर, ताकि आप उसका एक वायबल कमर्शियल सोल्यूशन निकाल पाएँ। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है रूट कॉज आइडेंटिफाई करना उस प्रॉब्लम का, उसका एक डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना, मतलब मुझे उसका बैकग्राउंड भी पता हो, ये प्रॉब्लम क्यों आई है, कहाँ से आई है, किसके ऊपर होती है, या इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। अगेन वही टारगेट ऑडियंस वाली बात आने वाली है। अपॉर्चुनिटीज स्पॉटिफाइंग मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड स्कैनिंग के बाद हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है। मतलब मुझे प्रॉब्लम के डिटेल में जाना पड़ेगा, तभी मैं सॉल्यूशन ढूंढ पाऊंगी। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। When there is a roadblock in any situation which possesses a conflict and forces you to find solution, roadblock को हम बोलेंगे प्रॉब्लम, और जब आप आइडेंटिफाई करते हो उस रोडब्लॉक को, उसे बोला जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब मैंने वो प्रॉब्लम ढूंढ ली, रोडब्लॉक तो ऑलरेडी था, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी थी, अब मुझे क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में एक डिटेल प्रॉब्लम होनी चाहिए मेरे पास, और उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट आइडेंटिफाई करूंगी। जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो मैं क्यों करूँ, उसके क्या यूजेस हैं। सबसे पहले मेरे पास है कि जो प्रॉब्लम है मैं वो उससे आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, मैं उसे समझ पाऊंगी कि सोसाइटी चाहती क्या है या सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं न्यू प्रोडक्ट ढूंढ सकती हूँ, मैंने आपको बताया ही, मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगी, इसका मतलब मैं कोई उसकी प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढने वाली हूँ जिसे मैं एंटरप्राइज में कन्वर्ट करूँगी। तीसरा, नेशनल लेवल पे हम बात करें तो जब आप एक एंटरप्राइज डालेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बाय डिफॉल्ट कर ही रहे हैं, साथ में कंट्री की नेशनल इनकम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लास्टली आप क्रिएटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई करते हैं और उसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं तो आपको कॉमन सेंस वाया योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन यूज़ करना ही पड़ता है। तो कुछ यूजेस हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के। नेक्स्ट हमारे पास है आइडिया जनरेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है। आइडिया जनरेशन का मतलब होता है टू जनरेट आइडियाज़। आइडिया कैसे जनरेट करेंगे, हम ढूंढेंगे हमारे नियर बाय एरियाज में क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए हम जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस होंगे हम ढूंढेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आइडिया जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है आइडिया फील्ड्स। अगेन ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आइडिया फील्ड्स के जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, कन्वीनियंट फील्ड्स ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के लिए जिन रिसोर्सेज की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी वो मेरी आइडिया फील्ड्स हैं। आइडिया के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। जो आइडिया है वो आप नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर आ सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वाया नेचर जो चीज़ें आपको अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हर्ब्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फ्लावर, मिनरल, ये आपके आसपास अवेलेबल है, आप इससे ढूंढ सकते हैं। दूसरा, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो या तो आप उसको मॉडिफाई कर दो, उसमें कस्टमाइजेशन ऐड कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उनमें कुछ और वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से भी आइडिया ढूंढ सकते हो। मार्केट ड्रिवन मतलब आप रिसर्च कर लो मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, जो बेसिक हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब किसी से ले लो और किसी को बेच दो, जैसे रिटेलर करता है, तो आप इसके काम में भी ऐड हो सकते हैं, बट आपको ऑब्वियसली मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में आप जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर में कॉमन हमारे पास एजुकेशन हो जाता है, ग्रूमिंग हो जाता है, टूरिज्म हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। लास्टली हम क्रिएटिव एफर्ट्स डाल सकते हैं, मतलब हम नया प्रोडक्ट ढूंढें या फिर हम सर्च करें किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नए नए यूजेस, इसे क्या बोलते हैं, क्रिएटिव एफर्ट्स पुट करना। तो आइडियाज़ के कुछ सोर्सेज हैं, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो आप ये भी एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है ट्रेंड स्पॉटिंग। ट्रेंड स्पॉटिंग का मतलब आइडेंटिफाई करना नए नए ट्रेंड्स। तो नए ट्रेंड्स में कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, जो पुराने हैं मैं उन्हें पढ़ सकती हूँ। पुराने ट्रेंड्स को नहीं, हो सकता है मेरे पास वर्कशॉप्स हैं नियर बाय एरियाज में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रेंड्स को रीड कर सकती हूँ। रीड करने के कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास, पब्लिकेशंस हैं, ट्रेड एसोसिएशन की साइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। मैगजीन्स यहाँ पर वो वाली कॉमन मैगजीन्स नहीं आएंगी जो नई दुनिया पत्रिका के साथ आती है, बिजनेस मैगजीन्स इसके अंदर कवर होने वाली हैं। या फिर हम लीडर्स या इन्फ्लुएंसर्स की थॉट्स को देख सकते हैं जो ब्लॉग करते हैं। व्लॉगिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम की बात नहीं की है मैंने, ब्लॉगिंग्स की बात की यहाँ पे, ब्लॉगर। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं ट्रेंड्स के बारे में, मतलब टॉक ट्रेंड्स। टॉक ट्रेंड्स मतलब आप इवेंट्स में जाएंगे, वर्कशॉप्स में जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग का आप एडवांटेज ले सकते हैं, तो आप जहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल नेटवर्क्स, वेबसाइट्स के थ्रू आप बात कर सकते हैं। वॉच ट्रेंड्स मतलब आप देख सकते हैं, देखेंगे कैसे कि पीपल ऑब्जर्व करना है हमको, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोगों की चॉइसेस क्या है, किस साइड उनका टेस्ट मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे वॉच ट्रेंड्स में आ जाएगी। लास्टली हमारे पास है थिंक ट्रेंड्स। थिंक ट्रेंड्स मतलब आप सोचिए,
कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, लोग क्या चाहते हैं, ये बिना ऑब्जर्वेशन के वॉच ट्रेंड्स में हमको ऑब्जर्व करना है। तो ये हमारा कुछ ट्रेंड स्पॉटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में सबसे पहले हम क्रिएटिविटी डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएटिविटी पहली स्टेप है इनोवेशन की। अगर मुझे में क्रिएटिविटी होगी तो मैं इनोवेशन की साइड मूव कर सकती हूँ। इस पर मुझे आइडेंटिफाई करना है, क्रिएट करना है कुछ नया। कुछ नया मतलब मैंने अगेन आपको बताया, ज़रूरी नहीं है आप बेसिक से स्टार्ट करें। आप क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग सर्विसेज है, उनके नए यूजेस भी निकाल सकते हैं। तो क्रिएटिविटी ऑब्वियसली ये होती है। एक बार हम रीड कर लेते हैं। क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट स्टेज इन इनोवेशन विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वेंचर। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी में सबसे पहले किसी भी चीज़ में जो आता है ना, वो आइडिया जर्मिनेशन आता है। हमने ऊपर भी देखा, हम आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो आइडिया जर्मिनेशन मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि क्या काम कर सकती हूँ मैं। नेक्स्ट मैं प्रिपेयर करूँगी। प्रिपेयर क्या करना है, R&D वाला काम। आपका जो मार्केट रिसर्च है वो आपको प्लान करनी है। आपके कस्टमर्स कौन है, टारगेट ऑडियंस क्या है, किसके लिए काम करे, वो सब आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आप जाएंगे इंक्यूबेशन स्टेज में। इंक्यूबेशन इज बेसिकली ट्रांजिशन, ठीक है। काम तो कर लिया, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या होगा। फिर आप जाएंगे एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन का मतलब क्या ये प्रैक्टिकेबल है, क्या ये वायबल है, रियलिस्टिक वे में आप सरफेस करेंगे अपने आइडिया को और फाइनली वेरीफाई करेंगे अपने इनोवेशन को। मतलब आप एक डेमो देंगे या टेस्टिंग फेज में आ जाएंगे। शार्क टैंक में आपने कॉमनली देखा होगा, लोग जो आते हैं वो वेरीफाइड इनोवेशंस के साथ आते हैं कुछ, और कुछ आते हैं वेरिफिकेशन वाली स्टेज में। जैसे शायद एक साइकिल वाले आए थे तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में था, अभी वो ट्राई कर रहे थे ये चीज़ को। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस मतलब इज बेसिकली टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब आइडिया जो मैंने सोचे हैं उनको मैं कमर्शियल वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं उसमें कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। इनोवेशन की भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एनालिटिकल प्लानिंग, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी डिज़ाइन कैसे होने वाली है, क्या रिसोर्सेज होंगे, मैं उन्हें अरेंज कैसे करूँगा। तो मुझे एनालिटिकल प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेकेंडली मैं क्या करूँगा, रिसोर्सेज को अरेंज करूँगा। मतलब ये तो मैंने सोच लिया कि मुझे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चाहिए, बट वो अरेंज कैसे करूँगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा, ह्यूमन कहाँ से लेकर आऊँगा, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से लेकर आऊँगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सबसे मेन फाइनेंसिंग कहाँ से आएगा। फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने आइडिया को। मतलब आपने सब रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए। कि आपको बिजनेस स्टडीज़ याद आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, है ना। वहाँ पे तो हम यही करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सिमिलर टाइप की प्रोसेस है। प्लानिंग करनी है, फिर आपको ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करनी है। फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है, मतलब आपको जो आपने सोच लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। लास्टली उसकी कमर्शियल एप्लीकेशन, मतलब कस्टमर को मैं क्या वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं उसको कमर्शियली कैसे एप्लीकेबल कराता हूँ, जो प्राइस मैंने सेट किया है क्या वो कस्टमर मुझे पे करेगा, क्या उससे मेरी कॉस्ट निकल जाएगी और मुझे प्रॉफिट होगा, क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड कर पाऊँगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं किसमें, कमर्शियल एप्लीकेशन में। नेक्स्ट मेरे पास है आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट की भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर उसकी प्रैक्टिकल यूजेस आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसके यूजेस होने वाले हैं, लेवल ऑफ ऑपरेशन वो किस लेवल पे काम करने वाला है, मेरा खर्चा कितने वाला होने वाला है, क्या मेरे पास कोई कॉम्पिटिटर्स हैं और अगर हैं तो मैं उनसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज आइडेंटिफाई करनी है और अपना फाइनल प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना है। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल असेसिंग द मार्केट। मार्केट असेसमेंट के टाइम पे क्या फैक्टर्स है जो मुझे कंसिडर करने हैं। सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, डिमांड मुझे कैसे पता चलेगी। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, आपको जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो प्रॉब्लम पब्लिक एट लार्ज के लिए या ग्रुप एट लार्ज के लिए। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस स्टार्टिंग से ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल के लिए बनाएंगे, वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको डिमांड देखनी है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, क्या आप सप्लाई कर पाएंगे। आप तो सप्लाई कर पाएंगे बट क्या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट प्रेफरेबल होगा। तो अगर उसका प्रेफरेबल होगा तो आपकी सप्लाई मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट हो सकता है। तो आपको चेक करना है कि कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, क्या उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा चलती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तीसरा आपको देखना है कि मैं कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या रख रहा हूँ, मतलब मुझे कितने का पड़ रहा है और एमआरपी क्या है, ताकि मैं अपना प्रॉफिट डिसाइड कर पाऊँ। अब जो प्रॉफिट डिसाइड होगा वो मुझे सारी फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कॉस्ट को कवर करने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा। लास्टली प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंजेस,
मैंने मार्केट में तो अपना प्रोजेक्ट सप्लाई कर दिया, बट उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, हो सकता है काफ़ी बार पैकेजिंग के चेंजेस की ज़रूरत आती है, या साइज़ मैटर करता है, साइज़ एज इन 100 ग्राम का है 50 ग्राम का बेचना चाहिए तो लोग हो सकता है ज़्यादा खरीदें, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर देखनी पड़ेंगी और उसमें चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर ऑफिशियली ख़त्म होता है। मैंने कुछ सक्सेस स्टोरीज ऐड की है हर चैप्टर के पीछे, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। नायका की है, फर्स्ट क्राई की है और MDH की है। नायका की स्टोरी मुझे लगता है आप सब जानते होंगे। फाल्गुनी नायर ने स्टार्ट किया था नायका, 50 की एज के आसपास उन्होंने स्टार्ट किया था और वो पहले काम करती थी बैंक में। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एज सच कोई नॉलेज नहीं था, बट 18 से 20 साल अप्रॉक्स उन्होंने कोटक बैंक को दिए और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें किसी बिजनेस में जाना चाहिए। शी स्टार्टेड नायका एंड वी ऑल नो नायका आज कहाँ पर है। तो ऐसे ही कुछ सक्सेस स्टोरीज मैंने ऐड किया, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस ऐड किए, आपको बताए ही हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो बुक परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी सेकेंड चैप्टर के साथ। थैंक यू।